नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। तिरुपति लड्डू विवाद, इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद सामने आया है और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बड़ी मांग की जा रही है। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच हो, इस पूरे मामले में ये मांग विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। कल तिरुपति में हुई वीएचपी की मीटिंग में प्रस्ताव भी पास हुआ है। दोषी कोई भी हो, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मांग की गई है। तो तिरुपति, जहां पर आस्था से खिलवाड़ का मामला सामने आया, जिस तरीके से वो लैब रिपोर्ट सामने आई जिसमें साफ हुआ कि जो मंदिर का प्रसाद है, लड्डू प्रसादम, उसमें जानवरों की चर्बी, और वो किस तरीके से शामिल की गई। दरअसल जो घी इस्तेमाल किया जा रहा था, उस घी में जानवरों की चर्बी थी और इस तरीके से जो लड्डू प्रसादम है उसको भ्रष्ट किया गया। और फिलहाल आप डिप्टी सीएम को भी देख रहे थे, आंध्र प्रदेश के पवन कल्याण, जिनकी तरफ से यहां पर क्षमा मांगी जा रही है और उसके लिए वो अनुष्ठान कर रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं विश्व हिंदू परिषद ने कल तिरुपति में बैठक कर प्रस्ताव पास किया है। Independent inquiry by a sitting Supreme Court judge, and so that the truth can be brought out quickly, and the culprits, whosoever he may be the employees, bureaucrats, politicians, suppliers, vendors, storekeeper, whosoever it is, the culprits who were party to this heinous act should be punished severely. तो तिरुपति लड्डू विवाद और उस पर विश्व हिंदू परिषद का बयान, सरकार हिंदू मंदिरों के प्रबंधन से दूर रहे, ये मांग वीएचपी की तरफ से की गई है। हिंदुओं को ही मंदिरों के प्रबंधन का अधिकार मिलना चाहिए, इसमें सरकार का दखल नहीं होना चाहिए, ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मांग की जा रही है। संयुक्त धार्मिक परिषद का गठन कर दिया जाए और वही मंदिरों का प्रबंधन देखे, साधु संत भक्त इस प्रबंधन में शामिल हों। The government should get out of the control and management of the Hindu temples. They should hand over the temples for management to the combined Dharmik Parishad consisting of the saints and the devotees who visit the temples and who are the backbone of donations and the prayers and the pilgrims for the various temples. और आइए जरा अब आपको वो तस्वीरें दिखा देते हैं जो अब से कुछ देर पहले मैं आपको दिखा रही थी। आंध्र प्रदेश की डिप्टी सीएम पवन कल्याण, वो जो विजयवाड़ा के कनक दरगाह मंदिर में अनुष्ठान कर रहे हैं, उसकी ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल ये क्षमा अनुष्ठान जो पवन कल्याण की तरफ से किया जा रहा है, विजयवाड़ा में पवन कल्याण ने ये अनुष्ठान किया, उसी की तस्वीरें आपके सामने। कैसे मंदिर की जो सीढ़ियां हैं उसे खुद धोते हुए, उनको पवित्र करते हुए पवन कल्याण यहां इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तिरुपति मंदिर में जो लड्डू प्रसाद में महापाप हुआ, मिलावट वाला, उसी को लेकर ये क्षमा के लिए अनुष्ठान जो डिप्टी सीएम पवन कल्याण की तरफ से किया जा रहा है। और इस बीच आपको सीधे लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष हैदराबाद से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही आप देख रहे हैं विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़े हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। पहले विनोद सर का ही रुख करते हैं और विनोद जी से समझते हैं। विनोद जी, जो राज्य सरकार है उसकी तरफ से एसआईटी का गठन कर आईजी स्तर के जो अधिकारी है उनको जांच का जिम्मा सौंपा गया है, इस पर भरोसा नहीं है? आप लोग हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में न्यायिक जांच की जो मांग कर रहे हैं, उस पर पहले अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए सर। मना जी, दो बड़ी महत्वपूर्ण विषय हैं। बेसिकली देखिए, इस घटना ने संपूर्ण विश्व भर के हिंदू समाज की भावनाएं आहत की हैं, आंदोलित की हैं, और समाज में बहुत जबरदस्त जो है रोष है और गुस्सा है। आप देखिए, इस सब चीजों को शांत करने के लिए और वास्तव में हमारे मंदिरों की पवित्रता और पावनता और शुचिता बरकरार रखने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि इसकी गहन जांच होनी चाहिए और उच्चतम स्तरीय जांच होनी चाहिए। हमारी मांग ये है, और वो काम जो है ना, वो हाईकोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के कोई सिटिंग जज ही, अपने रिटायर्ड जज ही कर सकते हैं। आप देखिए कि ये जो जजेस हैं वो एक निष्पक्ष जांच होंगे तो पता लगेगा आखिरकार होता क्या है और होना क्या चाहिए, और साथ में वो जो कल्प्रिट है उनको सजा भी हो सकती है, सजा भी होनी चाहिए। बेसिकली हमने कहा है कि समयबद्ध तरीके से उसकी जांच हो करके और त्वरित गति के साथ उसको सजा होनी चाहिए, जो भी हो। और साथ ही साथ देखिए, मंदिरों की मुक्ति भी बहुत जरूरी है जी। रुमाना जी, आपको पता है कि मंदिरों में एक बार नहीं अनेक बार हमें इस तरह के समाचार मिलते रहे हैं, कभी प्रसाद में तो कभी धन में तो कभी जो है संपत्ति में। ये सरकारों का जो टाका है वो बड़ा जबरदस्त घातक है, समाज इससे बेहद आहत है।
आप देखिए कि पिछले दिनों जब गत जो राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, गोविंद देव जी मंदिर से करोड़ों रुपए को लेकर के और अन्य धर्म के लोगों को देने की बात हुई थी। तिरुपति देवस्थानम मंदिर की प्रॉपर्टी को सरकार बेचने जा रही थी, उसको हमने रोका। वहां पर जो नॉन बिलीवर्स हैं उनको उनके मैनेजमेंट में रखने की बात आई थी। ये जो जो नॉन बिलीवर्स हैं, आखिरकार एक प्लेस ऑफ बिलीव में, एक आस्था के केंद्र में जो अनास्थावान व्यक्ति क्या कर सकता है, आप सोचिए ना जी। तो ये जो है, ये एक तरह से देश भर के लगभग 4 लाख मंदिर हैं जिन पर के विभिन्न सरकारों ने कब्जा किया हुआ है। हमारी सीधी सीधी मांग है कि अब समय आ गया उनसे मुक्ति दिलाने का। ठीक आप है। देखिए, भारत के संविधान की बात सब करते हैं, लेकिन संविधान में प्रदत्त जो हिंदुओं का अधिकार है वो नहीं करे। आर्टिकल 29-30 में जो विशेष अधिकार अल्पसंख्यकों को दे रखे हैं, वो भी अधिकार बहुसंख्यकों को नहीं है। बहुसंख्यकों को अपने मंदिरों को चलाने का भी अधिकार नहीं है। कमाल की बात है, सरकारें मंदिरों को तो चलाती हैं, मंदिरों को तो डाका डालती हैं, लेकिन किसी मिशनरी के द्वारा चलने वाले चर्च और मस्जिदों को, मदरसों के ऊपर कोई हिम्मत नहीं कर सकता। बड़ी जायज मांग है सर आपकी, बेहद जायज जी। मांग यहाँ पर जो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से की जा रही है कि साहब जब अन्य धर्मों के जो धर्मस्थल हैं उसकी निगरानी सरकार नहीं करती है, उसका प्रबंधन सरकार नहीं करती है, तो फिर हिंदुओं के साथ, आखिरकार देश के बहुसंख्यकों के साथ ये अन्याय क्यों? हिंदुओं के मंदिरों में सरकारी दखल क्यों? इसको खत्म किया जाए। विनोद सर, मैं आपके पास आऊंगी, जरा एक बार दर्शकों को ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी आशीष भी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, कल तिरुपति में ही विश्व हिंदू परिषद की बैठक और उसमें प्रस्ताव पास हुआ। सरकार की तरफ से तो एसआईटी को जांच का जिम्मा सौंपा गया है, और अब जब विश्व हिंदू परिषद ने प्रस्ताव पास किया है कि हाईकोर्ट के ही सिटिंग जज की निगरानी में जांच करवाई जाए, ये कमोबेश वैसी ही मांग है जो इससे पहले जगन मोहन रेड्डी कर रहे थे, तो क्या सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाएगी? जी देखिए रोमान, अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेशन की, तो अभी सरकार ने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की कवायद शुरू की है। एसआईटी का अनाउंसमेंट हुआ है, एसआईटी इस मामले में एफआईआर दर्ज करेगी और उसके बाद एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीडिंग के बाद, शुरुआत के बाद, सरकार चाहे तो इसके ऊपर एक और सेपरेट इंक्वायरी शुरू कर सकती है, चाहे वो सिटिंग जज हो, रिटायर्ड जज हो। मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी पहुँचा है। सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अख्तियार करती है, क्या उन दिशा निर्देश देती है, वो भी सरकार देख रही है। तो सरकार का अभी पूरा ध्यान इस पूरे मामले पर, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पे है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम सेमी इंडिपेंडेंट बॉडी है, गवर्नमेंट का उसमें ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं होती है। और वहाँ पर तिरुमला तिरुपति देवस्थान ने अपनी तरफ से ब्लैकलिस्ट किया कंपनी को, कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन के बाद कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया और फर्दर जो उनके इंटरनल इन्वेस्टिगेशंस हैं ये शुरू हो गई। ये क्रिमिनल कार्रवाई नहीं है। क्रिमिनल कार्रवाई करने के लिए अब सरकार ने इस पूरे मामले में एसआईटी के गठन की घोषणा की है। घोषणा ये कि आईजी रैंक के अधिकारी के या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, और न सिर्फ इस मंदिर में हुए अगर कोई गलत कार्य हुआ है, कोई गड़बड़ी हुई है, न सिर्फ इस मंदिर में बल्कि राज्य के अन्य मंदिरों में भी ऐसी कोई अव्यवस्था ना हो, इसका ध्यान रखते हुए उस एसआईटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी, यह मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है। रही बात आगे के, चूंकि मामला वाईएसआर कांग्रेस पार्टी इसको लेकर हाई कोर्ट पहुंची थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमपी हैं राज्यसभा के और पूर्व तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के अध्यक्ष हैं वाईबी सुब्बा रेड्डी, वो पहुंचे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी वो पहुंचे हुए हैं। तो देखना हो कि इस पर अब सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अख्तियार करती है, क्या कहती है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। विनोद सर का एक बार फिर से रुख करेंगे। विनोद जी, संविधान की भावना के अनुरूप जो आप कह रहे हैं कि साहब जो जिस धर्म का है उसे अपने धर्म की जो कंट्रोल है उसका जिम्मा सौंपा जाना चाहिए, ऐसे में सरकारी दखल हिंदू मंदिरों के प्रबंधन में खत्म होना चाहिए। अपनी इस मांग को आप लोग कैसे आगे मुखर तरीके से बढ़ाने के लिए कदम उठाएंगे, क्या प्लान बनाया है? क्योंकि मैं तो पिछले सर कई साल से सुन रही हूँ ये मांग आप लोगों की तरफ से लगातार की जा रही है, लेकिन इसमें कुछ हो तो पा नहीं रहा है। निश्चित रूप से ये बड़ा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिंदू समाज चूंकि शांतिपूर्ण समाज है और संविधान के और कानून में विश्वास रखने वाला समाज है, इसलिए हम शांतिपूर्ण ढंग से, संवैधानिक तरीके से इस मांगों को उठाते हैं और काम कर पाते हैं। आप देखिए, राम जन्मभूमि के लिए भी हमने 500 साल तक तपस्या की, लेकिन लास्ट के जो 35 वर्ष से हमने कानूनी तरीके से, न्यायपूर्ण ढंग से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही सर्वसम्मत निर्णय करवाया और भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया। और आप देखिए कि जो आपने कही वो इतना बड़ी सार्थक है। आज शाम को 4 बजे विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं जी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़े कार्य योजना
घोषणा की जाने वाली है। और उसमें मुझे लगता है कि एक विश्व हिंदू परिषद की एक प्रारंभिक योजना जो है मीडिया के माध्यम से देशवासियों को बताई जाएगी कि आखिरकार अब मंदिरों की मुक्ति क्यों चाहिए हमें, आखिरकार मंदिरों की सैंक्टिटी और उनकी पवित्रता, शुचिता और शुद्धता कैसे बरकरार रखी जाए, किस तरह से अनास्थावान लोगों के कंट्रोल से आस्था के उन केंद्रों को मुक्त कराया जाए, किस तरह से हिंदू समाज जो है शांतिपूर्ण ढंग से, संवैधानिक तरीके से और इस बात को पूरा करवाया जाए। ये सब चीजों के लिए पूरी कार्य योजना का घोषणा आज शाम को 4 बजे डॉक्टर सुरेंद्र जैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करने वाले हैं। ठीक है सर, तो शाम 4 बजे का इंतजार रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका एबीपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। आशीष, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर शाम 4 बजे विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। मंदिरों में सरकार का दखल खत्म हो और मंदिरों को मुक्त कराया जाए, इसी को लेकर जो पूरा प्लान है विश्व हिंदू परिषद वो देश के सामने रखेगी। महाराष्ट्र का बदलापुर और बदलापुर कांड में इनकाउंटर, इसी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। अक्षय शिंदे जो आरोपी बदलापुर कांड का, उसका इनकाउंटर हो गया है और अब इस इनकाउंटर की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसीपी शेखर बागडे की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने 15 सदस्यों की एसआईटी गठित की है, जिसकी अगुवाई एसीपी शेखर बागडे करेंगे। इन्हीं की अगुवाई में एसआईटी जांच करेगी इस एनकाउंटर की। ये आरोपी की तस्वीर देख रहे हैं आप, अक्षय शिंदे तलोजा जेल से थाने लेकर आ रही थी पुलिस पूछताछ के लिए, और तभी ये बताया गया पुलिस की तरफ से कि इसने जो साथ में पुलिसकर्मी थे उनकी रिवॉल्वर छीनकर गोली चला दी और इसके बाद पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें अक्षय शिंदे ढेर हो गया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस समय मौजूद है। जरा जानते हैं सूरज ओझा से, जिस तरीके से सियासत गरमाई है अक्षय शिंदे के एनकाउंटर के बाद, उसके बाद अब एसआईटी का गठन, क्या कोई समयबद्ध तरीके से एसआईटी का गठन किया गया है कि इतने समय में रिपोर्ट देनी है? क्या जानकारी मिल रही है एसआईटी को लेकर सूरज? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल तो समय का ऐसी कोई बाउंडिंग दी नहीं गई है, ऐसी कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है कि इस टाइमलाइन में चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना है या नहीं करना है, क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर है। ऐसे में हर पहलू से जांच होनी चाहिए, क्योंकि अब चुनाव का समय भी है, कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव भी है और विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। विपक्ष का ऐसा कहना है कि अक्षय शिंदे तो ठीक है, लेकिन जो ट्रस्टीज फरार हैं आखिर उन्हें कब ढूंढ कर निकाला जाएगा। लगातार आदित्य ठाकरे की तरफ से भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि जो ट्रस्टी हैं उनका एफिलिएशन बीजेपी से है और इसी वजह से उन्हें जानबूझकर बख्शा जा रहा है, उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है। और रही बात अक्षय शिंदे की, तो बीती शाम जिस तरह से तलोजा जेल से उसे थाने ले आया जा रहा था एक दूसरे मामले में, जिस मामले में शिकायतकर्ता उसकी पत्नी है, उस मामले में जैसे ही मुमरा बाईपास रोड तक वो पहुंचते हैं ये इनकाउंटर होता है। बार बार ये बताया जा रहा है कि एनकाउंटर कहीं ना कहीं ड्रामा भी हो सकता है, ये हत्या है, तो सवाल कई हो रहे हैं। लेकिन अब एसआईटी का गठन किया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने खुद कहा है इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी, रिपोर्ट सामने रखी जाएगी। बहरहाल जो इस मामले में एपीआई मोरे जो इंजर्ड हैं उन पर इलाज चल रहा है थाने के जुपिटर अस्पताल में। साथ ही जिसने एनकाउंटर किया था संजय शिंदे नाम के जो पीआई हैं, उनका बीपी बढ़ गया था, उनकी तबीयत खराब हो गई थी इस एनकाउंटर के बाद, क्योंकि उन्हीं की बंदूक से जो गोली निकली थी उससे अक्षय शिंदे की मौत हो गई है। अक्षय शिंदे का शव फिलहाल मुंबई के जेजे अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर डॉक्टरों का पैनल इसका पोस्टमार्टम करेगा, उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी ताकि कहीं से भी कोई भी त्रुटि ना रह जाए। अभी मैं आपको बता दूं कि मैं जिस पुलिस ग्राउंड के सामने खड़ा हूं, इसी पुलिस ग्राउंड में उस वैन को भी रखा गया है जिस वैन में ये शूट आउट हुआ था। फोरेंसिक की टीम को उस वैन के अंदर से 4 बुलेट शेल्स मिले हैं जिसका उपयोग उस वक्त हुआ था। 3 राउंड अक्षय शिंदे ने फायर किया था और 1 राउंड संजय शिंदे की बंदूक से फायर हुआ था। साथ ही पुलिस ने 2 अलग अलग ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एक जो ब्लड सैंपल है वो एपीआई मोरे का है जिसके पैर में गोली लगी थी, वहीं पर दूसरा ब्लड सैंपल अक्षय शिंदे का है जिसकी मौत हो गई। तो पुलिस पूरी तरह से इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जी रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, बदलापुर एनकाउंटर को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है। शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं संजय निरुपम, उन्होंने बड़ा बेतुका बयान दिया। संजय निरुपम कह रहे हैं बदलापुर का बदला पूरा हो गया, अगर फेक एनकाउंटर है तो भी मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है।
ममता बनर्जी न्याय नहीं दे सकी, शिंदे सरकार ने न्याय दे दिया। लाडली बहन और सुरक्षित बहन सरकार का लक्ष्य, ये संजय निरुपम कह रहे हैं। लेकिन संजय निरुपम ये भूल जाते हैं कि जब संजय निरुपम इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं तो संजय निरुपम लोकतंत्र की जो बुनियाद है, यहां की जो न्याय व्यवस्था है, कहीं ना कहीं उसी पर एक जोरदार हमला अपने इस बयान के जरिए कर रहे हैं। कहीं भी एनकाउंटर कानून नहीं होता, वो एक अपवाद होता है। कल जो हुआ, बदलापुर का बदला लिया गया है। बदलापुर में हमारी 2 नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ उस व्यक्ति ने जो हरकत की थी, जो अमानवीय व्यवहार किया था, उसको इसी प्रकार का न्याय देना चाहिए था। पश्चिम बंगाल है, जहां बलात्कार होता है, वहां की मुख्यमंत्री, मतलब इंडिया गठबंधन की एक मुख्यमंत्री है ममता दीदी, जो कांग्रेस के सहयोगी हैं। वहां के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगता है कि वो एक बलात्कारी को बचा रही है। महीनों तक वहां आंदोलन चलता है। उसके बाद वहां की एक महिला मुख्यमंत्री झुकती है और कहीं ना कहीं न्याय देती हुई दिखती है। लेकिन यहां पर महाराष्ट्र में एक ऐसे मुख्यमंत्री, एक ऐसी सरकार है जो बलात्कारी को बचा नहीं रहा है, बल्कि बलात्कारी को सख्त सजा दे रहा है। संजय निरुपम का ये बयान, एक बार फिर से रुक करते हैं। सूरज, मेरी अगर आवाज मिल रही है आपको, ये संजय निरुपम जिस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं बदलापुर का बदला पूरा हो गया। कुल मिलाकर जैसा कि हम सब जानते हैं, आने वाले समय में महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव है और ऐसे में ये बदलापुर कांड किस तरीके से सरकार के लिए सियासी मुश्किल खड़ी कर सकता था, अब तो लग रहा है कि इस एनकाउंटर के जरिए सरकार सियासी फायदा लेने की जुगत में है। जी बिल्कुल, देखिए जिस वक्त ये घटना हुई थी और उस वक्त लगातार लोग ट्रैक पर खड़े होकर आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे थे, उस वक्त यही सरकार है जो ये बता रही थी कि हम नियमों के हिसाब से चलेंगे, आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलेगी और कानून से बढ़कर कोई नहीं है। और यही रिक्वेस्ट करके लोगों को ट्रैक से हटाने की कोशिश की जा रही थी। उस वक्त गिरीश महाजन भी आए थे, जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, थाने के पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुमरे भी आए थे, रेलवे कमिश्नर वहाँ पर मौजूद थे। तो हर कोई जनता से यही अपील कर रहा था कि हम कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई करेंगे, इस तरह से हम किसी को फांसी नहीं दे सकते। देखिए मैं आपको एक जजमेंट की बात बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने जब मुंबई में लगातार एनकाउंटर्स हो रहे थे, उस वक्त एक बात कही थी कि एनकाउंटर आइडियोलॉजी इज क्रिमिनल आइडियोलॉजी। तो ये सुप्रीम कोर्ट की लाइंस थी जब मुंबई के लगातार एनकाउंटर्स की बात सुप्रीम कोर्ट पे पहुंची थी। तो ये बात जाहिर सी बात है कि अगर एनकाउंटर किसी चीज का अगर हल है तो कानून किस लिए बना है, ये सवाल आज भी लोगों के सामने आता है। बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है जो आप उठा रहे हैं यहाँ पर, बहुत शुक्रिया आपका। और बड़ी सही बात आपने याद दिलाई कि जब ये बदलापुर वाला कांड हुआ था तो किस तरीके से तब यही पुलिस, यही प्रशासन, यही महाराष्ट्र सरकार जो बार बार नियमों की दुहाई दे रही थी, और अब देखिए इनकाउंटर के बाद किस तरीके से अपनी पीठ एक तरीके से खुद थपथपाने की कोशिश यहां पर एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से, जो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, की जा रही है। संजय निरुपम का यह बयान आपने सुना। आगे बढ़ रही हूं मैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इनकाउंटर एक के बाद एक हो रहे हैं और उसको लेकर सियासत वहां गरमाई हुई है, अब इनकाउंटर की बिहार में मांग उठ गई है। बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। यूपी की तरह इनकाउंटर नीति अपनाई जाए बिहार में, ये कह रहे हैं हरिभूषण ठाकुर। इनकाउंटर से बढ़ते अपराध पर लगाम लग जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के लिए योगी मॉडल बिहार में जरूरी। स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों को फांसी हो, ये मांग भी की जा रही है बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर की तरफ से। बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर, और बिहार जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, उस बिहार में योगी मॉडल लागू करें नीतीश कुमार, ये मांग की गई है हरिभूषण ठाकुर की तरफ से। देखिए, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और सीनियर लीडर पार्टी के हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं। आपके नजर में क्या नीति अपनाई जाए जिससे अपराध पे लगाम? देखिए, बिहार में अपराधी अगर मनोबल बढ़ाते हैं तो उनका इलाज भी निश्चित रूप से, जब तक यूपी की तरह, जोगी जी की तरह इनकाउंटर नीति बिहार में नहीं चलाया जाएगा। अगर अपराध करोगे तो अपराधी को जमलोक जाना पड़ेगा। जब तक इस नीति पर बिहार का प्रशासन और पुलिस नहीं चलेगी, तब तक अपराधियों का मनोबल बढ़ा ही रहेगा। क्षेत्रों से खबर आती है कि विधायकों के नहीं सुनते हैं थाना वाले, पुलिस वाले जो हैं, तो क्षेत्र में जब आप जनता के बीच जाते हैं, जनता जो अपनी समस्या लेके आती है, क्या पुलिस वाले सुनते हैं आपकी, अगर आप लोग कॉल करते हैं तो? देखिए, निश्चित रूप से पुलिस ही नहीं, लोक और तंत्र, लोक में जनता का प्रतिनिधि
वार्ड मेंबर से लेकर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक है, और तंत्र भी ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक है। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि अगर आंख में लाज है, लोक लज्जा जिससे लोकतंत्र चलता है, लोकशाही चलती है, वो अगर है तो वोट वाले में ही है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकारी पदाधिकारी निरंकुश हो गए हैं, जिनको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। पुलिस तो और निरंकुश है। और ये जो इनकाउंटर का मुद्दा है, इसको लेकर अब बीजेपी और जेडीयू में ऐसा लग रहा है जैसे तकरार शुरू हो गई है, क्योंकि बीजेपी पर भड़क गए हैं बिहार सरकार के मंत्री जमा खान। इनकाउंटर नीति बिहार में नहीं अपनाई जाएगी, ये कहना है जमा खान का। इनकाउंटर नीति संविधान में नहीं है, ये कह रहे हैं जमा खान। सुनिए। हमारे साथ जेडीयू कोटे के मंत्री एवं पार्टी के सीनियर लीडर जमा खान हैं। सर, बीजेपी विधायक अपने ही सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं। नीतीश के पास गृह विभाग है, होम मिनिस्ट्री नीतीश के पास है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल कर रहे हैं कि एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था चरमरा गई है। बढ़ते अपराध पर अंकुश तभी लगेगा जब अपराधियों का एनकाउंटर होगा यूपी की तरह। सो यहाँ भी यूपी की तरह एनकाउंटर नीति अपनाई जाए। देखिए, आप जानते हैं देश के अंदर हमारे नेता का लोकप्रियता इसलिए बढ़ी है कि काम करने का तौर तरीका और संविधान के मुताबिक अपने प्रदेश को चलाना। 2005 के बाद जो हमारे प्रदेश में काम हुआ है, कानून तगड़ा बना, कानून के हिसाब से बिहार चला है, ये सबने देखा है। रही सवाल कि नेता बराबर इस बात को कहते हैं कि कानून तगड़ा बनाने के बावजूद इस बिहार को हर तरह से सुरक्षित रखने के बावजूद कहीं न कहीं नुकसान हुआ है। कुछ गड़बड़ लोग हमेशा रहते हैं, उसकी कार्रवाई हम लोग करते हैं। और आपने 2005 के पहले बिहार को देखा है, आज भी बिहार को आप देख रहे हैं। 2005 के पहले बिहार करा रहा था, एक बीमार बिहार था, बिहार में अपराधियों का बोलबाला था। लेकिन आज 2005 के बाद बिहार में जो विकास हुआ, हर क्षेत्र में विकास, साथ साथ कानून के मुताबिक लोग बिहार को चलने के लिए मजबूर हुए नेता का तौर तरीका को देखकर। इसे मैं कहना चाहता हूं, जो ऐसे लोग हैं, अपराधी हैं, गड़बड़ लोग हैं, उनके साथ कार्रवाई की जाती है। काउंटर नीति अपनाई जाए, इसके पक्ष में आप लोग हैं कि नहीं? देखिए, संविधान में नहीं है, ये संवैधानिक के मुताबिक बिहार चलता है, हमारे नेता ने चलाते हैं। ये कोई बात नहीं। हाँ, जो गड़बड़ करता हो, गलत करता हो, कार्रवाई होनी चाहिए, वो कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। सर, यूपी में मंगेश यादव का अनुज प्रताप सिंह का, तो उसी की मांग अब बिहार में उठ रही है। अब जो मांग कर रहा है उस पर वो बोलेगा, लेकिन हम लोग संविधान के मुताबिक चलने वाले लोग हैं। संविधान जो कहता है उसके मुताबिक बिहार चलेगा, उसी मुताबिक हमारे नेता बिहार को चलाते हैं। यूपी की तरह यहाँ कोई मॉडल लागू मैं बता ही दिया, जो संविधान में नहीं है वो नहीं लागू होगा। जो संविधान में है, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, हमारे नेता उसी को चलाते हैं और उसी पर सबको चलना होगा। तो शुक्रिया। तो देखिए, जो बीजेपी विधायक जिस तरह की मांग कर रहे हैं उससे जेडीयू सहमत नहीं है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ श्याम कुमार, ABP न्यूज पटना। और अब बड़ी खबर आ रही है। MSRDC यानी महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मुंबई में बांद्रा वर्ली सीलिंग और नागपुर मुंबई को जोड़ने वाले हाईवे समृद्धि हाईवे पर टोल का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। टोल वसूलने वाली कंपनी में अनियमितताएं पाए जाने के बाद यह फैसला लिया गया है। टोल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रद्द कर दिया गया है। वो कंपनी जो टोल वसूल रही थी, कंपनी के काम में अनियमितताएं पाई गई हैं और इसी के बाद मुंबई में बांद्रा वर्ली सीलिंग पर टोल कॉन्ट्रैक्ट रद्द हुआ है। नागपुर मुंबई हाईवे पर भी जो टोल का ठेका था वो रद्द कर दिया गया है। टोल कंपनी पर अनियमितता का आरोप लगा है, जिसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द किए गए हैं। तो ये महाराष्ट्र से बड़ी खबर जो मैं आपको बता रही हूं, जहां महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है उसने कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया है जो टोल टैक्स वसूल रही थी। एक तो मुंबई में बांद्रा वर्ली सी लिंक पर टोल ले रही थी ये कंपनी, और दूसरा नागपुर मुंबई को जोड़ने वाले हाईवे पर भी ये कंपनी टोल कलेक्ट कर रही थी। इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया है। टोल वसूलने वाली कंपनी में अनियमितताएं पाए जाने के बाद यह फैसला लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां 5वीं क्लास की छात्रा से गैंग रेप का मामला सामने आया। आरोप है अगवा कर छात्रा से गैंग रेप किया गया। शिकायत में दानिश और अमीन नाम के 2 लोगों पर आरोप लगा है। आरोप है कि लखनऊ के कृष्णानगर के होटल और इस होटल में वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और आरोपों की जांच की जा रही है। 5वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा, उसके साथ गैंग रेप, अगवा किया पहले बच्ची को और फिर
उसके साथ गैंगरेप किया, ये आरोप। जो आरोपी हैं उनके नाम सामने आ गए हैं, शिनाख्त उनकी कर ली गई है। शिकायत में दानिश और अमीन, ये हैं दो नाम आरोपियों पर जो इस वक्त कटघरे में हैं। होटल लेकर गए अगवा करने के बाद वो बच्ची को, और वहीं पर बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया। सीसीटीवी खंगालने में जुटी हुई है पुलिस। लखनऊ में 5वीं क्लास की छात्रा से गैंगरेप का ये मामला। ये पैराडाइज शांति इन इस होटल का नाम बताया जा रहा है। यहीं पैराडाइज शांति इन में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। यहां पर जो सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगालने का काम पुलिस कर रही है। आगे बढ़ते हैं, खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां मुख्यमंत्री आतिशी कैनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंची हैं। पूजा अर्चना की है उन्होंने। आप जानते हैं कल ही आतिशी ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला और आज दिल्ली हनुमान मंदिर पहुंची हैं आतिशी। हनुमान जी के दर्शन किए आतिशी ने। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक बार फिर अगले चुनाव में केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है। आप जानते हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद बड़े हनुमान भक्त हैं और इस समय आप आतिशी को देख रहे हैं। आतिशी आज दिल्ली के हनुमान मंदिर पहुंची। वहां जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की और कामना एक ही उनके मन में कि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना। हनुमान जी हमारे संकट मोचन रहे हैं। पिछले 2 साल में आम आदमी पार्टी पर, दिल्ली सरकार पर, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी पर हर तरह के हमले हुए हमारे दुश्मनों द्वारा। उन्होंने कोशिश करी कि हमें तोड़ दें, हमें दबा दें, हमें चुप करा दें, दिल्ली वालों के काम रोक दें। लेकिन हनुमान जी ने हर संकट में आम आदमी पार्टी की रक्षा करी, अरविंद केजरीवाल जी की रक्षा करी, दिल्ली सरकार की रक्षा करी और दिल्ली वालों की रक्षा करी। तो आज हनुमान जी से मैंने एक ही चीज मांगी है कि जिस तरह से उनका आशीर्वाद हमेशा हम पे बना रहा है वैसे ही बना रहे। हम उनके आशीर्वाद के साथ दिल्ली वालों के काम करते रहें और उनके आशीर्वाद के साथ आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।